आप सभी को मेरा नमस्ते। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम 6 सेमेस्टर में जो हमारा डीएससी पेपर है वो क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से है, और हम लोगों ने 5th सेमेस्टर में एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के नाम से पेपर पढ़ा था, जिसका सिलेबस हमारे इस क्वांटम मैकेनिक्स वाले पेपर से कुछ हद तक मैच करता है। परंतु मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो हमारा ये जो पेपर है जिसमें स्टार्टिंग श्रोडिंगर इक्वेशन से करी गई है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से, ये पेपर उस पेपर से जो हमने 5th सेमेस्टर में पढ़ा था मैच तो करता है, परंतु ये थोड़ा एडवांस लेवल है, तो इसलिए इसे हमें अलग से ही डील करना होगा। इसको हमने शुरुआत से ही डील करना होगा। तो आप सभी को याद होगा कि हमने 5th सेमेस्टर में वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी के बारे में पढ़ा था, जब हम एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स वाला पेपर पढ़ा करते थे। उस वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी में हमने देखा था कि हमारे पास वेव्स भी ड्यूल नेचर शो करती हैं। वेव्स वेव लाइक नेचर तो शो करती है, इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली पार्टिकल लाइक नेचर भी शो करती है। एंड जो पार्टिकल होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी कि माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल होते हैं, वो पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव लाइक नेचर भी शो करते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं और श्रोडिंगर इक्वेशन तक पहुंचते हैं। तो हमने जैसे कि पिछली बार देखा था कि देयर वर फ्यू एक्सपेरिमेंट्स विच showed that particle like electron, proton, neutron, atoms, molecules, etc. exhibit wave-like properties. तो वे कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे इसके बारे में हम थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं कि वी स्टडीड डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ऑन डिफ्रैक्शन ऑफ स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट इन केस ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्रैक्शन को, जो डिफ्रैक्शन जो कि एक वेव का करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये वेव की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये हमने डेविस एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में और जीपी थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में और इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट्स में हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, वो भी डिफ्रैक्शन पैटर्न को शो करते हैं, यानी कि एक वेव लाइक नेचर को शो करते हैं। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं वो पार्टिकल नेचर के साथ साथ मैटर नेचर के साथ साथ वेव नेचर को भी शो कर रहे हैं। इट मींस ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं इनका ड्यूल नेचर हो गया। इस ड्यूल नेचर को बहुत अच्छे से स्टडी किया गया था डी ब्रॉगली द्वारा, और डी ब्रॉगली ने बताया कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली द वेवलेंथ, अगर ये वेव नेचर शो कर रहे हैं तो इट मींस दे शुड हैव वेवलेंथ। तो द वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल एंड मूविंग पार्टिकल ऑफ मोमेंटम p इज गिवन एज, जैसे कि आप सभी जानते हैं बहुत ही फेमस रिलेशन है कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में p और h अपॉन में mv, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, मास इज द m is the mass of the moving particle and v is the velocity of the particle. So इस डी ब्रॉगली के जो हमारे पास कॉन्सेप्ट निकल कर आया था, डी ब्रॉगली ने जो मैटर वेव वाला कॉन्सेप्ट दिया था, तो डी ब्रॉगली ने कहा था कि द वेव्स एसोसिएटेड विद मैटर पार्टिकल्स आर नोन एज मैटर वेव्स। तो ड्यूल नेचर में डी ब्रॉगली ने ये कहा था कि बेसिकली क्या होता है कि जो पार्टिकल होता है वो उसके साथ में मैटर वेव्स एसोसिएट होती है। अ ग्रुप ऑफ वेव्स एसोसिएट होता है, जिसको द ब्रॉगली ने मैटर वेव्स या फिर द ब्रॉगली वेव्स कहा था। और आप लोग जानते हैं कि जब हमने लास्ट टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था हाइजेनबर्ग का, तो हाइजेनबर्ग ने अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में यही कहा था कि अगर आप किसी पार्टिकल के वेव लाइक प्रॉपर्टी को स्टडी करना चाहेंगे, यानी उसकी डिफ्रैक्शन वाली प्रॉपर्टीज को, इंटरफेरेंस वाली प्रॉपर्टीज को स्टडी करना चाहेंगे, तो आपको पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज नहीं मिलेंगी। और अगर आप किसी पार्टिकल की पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे तो उस दौरान, जैसे कि फॉर एग्जांपल मास वगैरह ये सब आप स्टडी करेंगे, तो उस दौरान आपको वेव लाइक प्रॉपर्टीज नहीं मिलेंगी। सो अनसर्टेनिटी रहेगी हमारे पास इन वेव लाइक और पार्टिकल लाइक, यानी साइमल्टेनियस मेजरमेंट इनका नहीं हो पाएगा, वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज का। सो
इसका सिंपल सा मीनिंग है कि हमारे पास अनसर्टेनिटी तो है, परंतु लाइक वेव की तरह ही मैटर का भी ड्यूल नेचर है। जैसे कि मैंने अभी पहले ही बात करी थी कि वेव हमारे पास, हमने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स देखे थे लास्ट टाइम, जो कि वेव आप जानते हैं कि वेव डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन को शो करती है, परंतु लास्ट टाइम हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये सब पढ़ा था, और उसमें हमने देखा था कि जो वेव है वो पार्टिकल लाइक नेचर को, क्योंकि हमने माना था कि वेव कंसिस्ट ऑफ लाइट एनर्जी वेव कंसिस्ट ऑफ एनर्जी पैकेट्स, लाइट कंसिस्ट ऑफ एनर्जी पैकेट्स, और वे एनर्जी पैकेट्स जो हैं वो पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, जिसमें हमने उसको फोटोन कॉल किया था एनर्जी पैकेट को। तो हमारे पास यहाँ पर वेव की तरह ही मैटर का भी ड्यूल नेचर इसलिए स्टैब्लिश हो जाता है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात डी ब्रॉगली की तरफ से ही आई थी कि मूविंग पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू ए वेव पैकेट। तो जो एसोसिएटेड वेव पैकेट है, या फिर डी ब्रॉगली ने कहा कि मूविंग पार्टिकल एक वेव पैकेट की तरह है, वेव ग्रुप की तरह चल रहा है, और ए वेव ग्रुप विच मूव्स विद सर्टेन ग्रुप वेलोसिटी। ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हमने वेव वेलोसिटी या फिर फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी के बारे में स्टडी किया था कि जो मूविंग पार्टिकल होता है वो ग्रुप वेलोसिटी की, जो ग्रुप वेलोसिटी होती है वेव्स के, ग्रुप ऑफ वेव्स की, वो पार्टिकल वेलोसिटी के इक्वल होती है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि मूविंग पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू ए वेव पैकेट और ए वेव ग्रुप व्हिच मूव्स विद सर्टेन ग्रुप वेलोसिटी, एंड the important thing is that each individual wave packet moves with certain phase और wave velocity. So हमारे पास जितने भी इंडिविजुअल वेव जो होती हैं वेव पैकेट के, क्योंकि आप जानते हैं कि वेव पैकेट क्या होता है कि जो एक मूविंग पार्टिकल होता है उसके साथ कोई एक सिंगल वेव ट्रेन एसोसिएट नहीं होती, उसके साथ बहुत सारी वेव्स एसोसिएट होती हैं, और उन वेव्स के सुपरपोजिशन से, इसी को ही फिर हमने आगे पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है, मूविंग पार्टिकल इज कंसीडर्ड एज ए वेव पैकेट। देखिए ये बहुत बड़ा डिफरेंस है क्वांटम मैकेनिक्स और अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स या फिर क्लासिकल फिजिक्स में देखें, कि वहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स में जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल थे, ये लिमिटेशन है कि क्लासिकल फिजिक्स की, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स के जो लॉज होते हैं वे माइक्रोस्कोपिक फील्ड पर आकर, यानी जब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स के मोशन की बात करते हैं, तो इस स्टेज पर आकर जो क्लासिकल फिजिक्स के लॉज होते हैं वो इनएडिक्वेट हो जाते हैं, यानी कि वो सिस्टम को कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सिंगल पार्टिकल ही है एक सिस्टम की फॉर्म में, तो उसको हमें कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, और उसकी जैसे फॉर एग्जांपल एनर्जी, मोमेंटम, ये वैल्यूज जो आएंगी वो इनकरेक्ट वैल्यूज आएंगी। तो उसके लिए हमें एक नई मैकेनिक्स की आवश्यकता थी, नई फिजिक्स की आवश्यकता थी, जिसको क्वांटम मैकेनिक्स कहा गया। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या हुआ कि एक मूविंग पार्टिकल इज कंसीडर्ड एज ए वेव पैकेट एंड द पार्टिकल इटसेल्फ इज एनीवेयर विद इन द वेव पैकेट। कि क्वांटम मैकेनिक्स में एक मूविंग पार्टिकल को वेव पैकेट की तरह सोचा गया, और पार्टिकल जो था अपने आप ही इटसेल्फ इज एनीवेयर विद इन द वेव पैकेट, यानी पार्टिकल वेव पैकेट के अंदर ही है। तो अब हम क्वांटम मैकेनिक्स पे आ चुके हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स की जो स्टार्टिंग होती है वो श्रोडिंगर इक्वेशन से ही होती है। श्रोडिंगर इक्वेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स की जब हमने स्टार्टिंग करी थी, या फिर न्यूटोनियन मैकेनिक्स की जो स्टार्टिंग होती है वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से होती है, और उसमें जो फंडामेंटल लॉ है, जो सेकंड लॉ है न्यूटन का, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ फोर्स, जो कि ये कहता है F बराबर ma और द फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो वो फंडामेंटल लॉ है क्लासिकल मैकेनिक्स का। उसी तरीके से हमारे पास जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसका जो फंडामेंटल इक्वेशन है वो हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन है। जो फंडामेंटल लॉ है, लॉ भी कह सकते हैं, इसे श्रोडिंगर इक्वेशन है। जो श्रोडिंगर ने अपने पोस्टुलेट्स दिए थे, श्रोडिंगर ने बताया था, वो फंडामेंटल है जिससे क्वांटम मैकेनिक्स का स्टार्टिंग होता है। तो 1926 में एरविन श्रोडिंगर gave famous wave equation in differential form for the description of the motion of de Broglie waves or the group of waves और wave packet। देखिए हमने कितनी बार कितने नाम दिए हैं कि description of the motion of de Broglie waves या फिर group of waves और wave packet और एक quantum particle, क्योंकि quantum particle जो है वो quantum mechanics में कोई भी एक जो moving particle है, quantum
पार्टिकल स्टैंड्स फॉर द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल्स। इनके लिए अगर इनके मोशन की बात करें तो जो इरविन श्रोडिंगर ने जो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी थी वो फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोशन ऑफ दीज पार्टिकल्स, and these particles are considered as the group of waves or wave packet, or also known as the de Broglie waves. Now the Schrodinger introduced a complex mathematical function psi rt. अब उस श्रोडिंजर ने अब ये इक्वेशन कैसे ड्राइव करी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात थी जो कि हमारे पीछे छूट गई, कि श्रोडिंजर की जो इक्वेशन थी वो डिफरेंशियल फॉर्म में थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको अभी आगे हम चल के पता भी चल जाएगा। वैसे भी हमने लास्ट सेमेस्टर में देखा था कि श्रोडिंजर्स इक्वेशन के बारे में, परंतु अब हम इसको और डिटेल पढ़ रहे हैं। तो इस इक्वेशन को देने के लिए क्या किया, श्रोडिंजर इंट्रोड्यूस्ड ए कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शन psi, which is the function of position and time. It means it is the function of space coordinate and time coordinates. तो इसको जो श्रोडिंजर ने इंट्रोड्यूस किया, इसको उसने नोन एज वेव फंक्शन, इसको उसने वेव फंक्शन कहा। और ये वेव फंक्शन किस लिए आया, फॉर द कैरेक्टराइजेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स। डी ब्रॉगली वेव्स यानी कि वेव जो हमारे पास ग्रुप ऑफ वेव्स है और वेव पैकेट है उसके बारे में बताने के लिए, उसके कैरेक्टराइजेशन के, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में बताने के लिए एक वेव फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शन। रिमेंबर इट्स ए मैथमेटिकल फंक्शन एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ डायनामिकल क्वांटिटीज ऑफ मूविंग पार्टिकल। और इस वेव फंक्शन की सहायता से ही हम लोग जो मूविंग पार्टिकल है उसकी डायनामिकल क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल मोमेंटम, एनर्जी को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है कि साई आर टी इज द फंक्शन ऑफ स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मूविंग पार्टिकल। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया भी जब यहाँ पे वेव फंक्शन को हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि जो साई आर टी होता है वो फंक्शन ऑफ स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स होता है ऑफ द मूविंग पार्टिकल। ये हमारे पास जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है और टाइम कोऑर्डिनेट है मूविंग पार्टिकल के लिए है। अब हम श्रोडिंजर इक्वेशन को ड्राइव करने की तरफ बढ़ते हैं कि श्रोडिंजर ने आखिरकार ये इक्वेशन कैसे डेवलप करी, हम देखते हैं क्या अप्रोच थी। सो लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m। मान लेते हैं हम एक मूविंग पार्टिकल है जो कि हमारे पास, ये मूविंग पार्टिकल वही क्वांटम पार्टिकल, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, तो उसका मास m है और वो मोशन में इज इन मोशन विद वेलोसिटी u। हम उसको u वेलोसिटी से मोशन में मान लेते हैं। सिंस द पार्टिकल मे बी कंसीडर्ड एज द वेव ग्रुप, अब हमने मान लिया है कि पार्टिकल जो है एक वेव ग्रुप की तरह कंसीडर में है, सो इट्स मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द वेव इक्वेशन। तो इसके जो मोशन है उसको हम इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं वेव इक्वेशन की फॉर्म में, डेल टू साई इज इक्वल टू 1 अपॉन में v स्क्वायर डेल टू साई अपॉन में डेल t2। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है क्योंकि ये वेव इक्वेशन है। आपने जब वेव्स एंड ऑसिलेशन वाले चैप्टर पढ़े थे तो आपको वेव इक्वेशन के बारे में ध्यान होगा। तो ये 3 डायमेंशनल एक वेव इक्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको ये रिमेंबर ही होगी। जहां पर हमारे पास जो ये डेल 2 है, ये डेल ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर डेल 2 जिसकी वैल्यू आप जानते ही हैं, ये हमने वेक्टर एनालिसिस में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था, वेक्टर डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था कि डेल 2 अपॉन में डेल x2 प्लस डेल 2 अपॉन में डेल y2 प्लस डेल 2 अपॉन में डेल z2। तो इस वेव इक्वेशन में हमारे पास ये है। और यहां पर v जो है वो v हमारे पास वेव वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, वेव वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है। एंड द वेव फंक्शन साई आर टी रिप्रेजेंट्स द, अब यहां पर वेव फंक्शन साई आर टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम वेव इक्वेशन को देखें जैसे कि हमने लास्ट वाली स्लाइड में देखा था, तो अगर हम वेव इक्वेशन को देखें तो यहाँ जो वेव इक्वेशन हुआ करती थी उसमें जो हमारे पास डेल टू वाई के रूप में हम लोग पढ़ा करते थे कि डेल टू वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन में v स्क्वायर डेल टू वाई अपॉन में डेल t2। तो वहां पर y जो है हमारे पास, जब हम वेव इक्वेशन पढ़ा करते थे, y हमारे पास पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता था कि जो मीडियम का पार्टिकल है वो अपनी मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर y की जगह अब वेव इक्वेशन में साई आ गया है, तो यहाँ पे वेव फंक्शन साई आर टी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पीरियोडिक डिस्टर्बेंस को हम रिप्रेजेंट कर रहा है इन द फॉर्म। अब ये पीरियोडिक डिस्टर्बेंस कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या है, ये अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे जब हम लोग वेव फंक्शन साई का एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन, फिजिकल मीनिंग निकालने की उसका कोशिश करेंगे।
परंतु फिलहाल यहाँ पर साई जो है चूंकि वो पीरियोडिक डिस्टर्बेंस को शो कर रहा है, एक वेव इक्वेशन हमने बना ली है, और वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, जो हमारे पास पीछे जो वेव इक्वेशन 1 बनी थी, उसका सॉल्यूशन हमारे पास ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है कि साई विच इज द फंक्शन ऑफ आर टी इज इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। जो भी कोई सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उनका एक हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी है। और ये हमने जब हम वेव्स एंड ऑसिलेशन पढ़ा करते थे तब भी हमने देखा था कि एक वेव इक्वेशन का, जब हम वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें हमारे पास जो फंक्शन निकल कर आता है, जो कि डिस्टर्बेंसेस को शो करता है, जो कि पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, उसकी वैल्यू इतनी निकल कर आती है। पहले हमारे पास साई की जगह वाई हुआ करता था, परंतु अब हम एक वेव फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास साई है, साई विच इज द फंक्शन ऑफ आर एंड टी। तो ये वाली वैल्यू निकल कर आती है जिसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है। यहाँ पर अब बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है कि ए क्या है, ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्टर्बेंस। ऑब्वियसली ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द डिस्टर्बेंस एंड द के वेक्टर के, here the vector k is known as the wave vector whose magnitude is given by, so जो k है उसको हम wave vector कॉल करते हैं। ये जब हम लोग वेव्स एंड ऑसिलेशन पढ़ते थे तब भी हमारे पास वेव वेक्टर आया था। वेव वेक्टर जो कि वेव की प्रॉपर्टी को बताता है, उसके मोशन को बताता है, मोशन को डिस्क्राइब करता है। तो वेव वेक्टर k इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेक्टर k इज गिवन एज 2 पाई अपॉन में लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव and the omega is the angular frequency which is equal to 2 pi nu and nu is the frequency, everybody knows. So now अब हम कुछ मैथमेटिक्स करते हैं, बहुत ही सिंपल सी मैथमेटिक्स है कि अगर k is equal to 2 pi अपॉन में लैम्डा है, हमने क्या किया कि इस इक्वेशन में हमने ऊपर और नीचे h से हमने डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को हमने s से डिवाइड कर दिया है। तो 2 pi अपॉन में h हम जानते हैं कि ये हमारे पास h अपॉन में 2 पाई की वैल्यू जो होती है वो h कट या फिर h क्रॉस के इक्वल होती है। तो ये हमारे पास 2 पाई अपॉन में h 1 अपॉन में h कट आ जाएगा, और लैम्डा अपॉन में h ये हमें डी ब्रॉगली रिलेशन से पता है कि ये 1 अपॉन में p हो जाएगा, क्योंकि p इज इक्वल टू h अपॉन में लैम्डा होता है। तो हम इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास p अपॉन में h कट ये निकल कर आ जाएगा k की वैल्यू। सो द वेक्टर k इज इक्वल टू p अपॉन में h कट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास एक रिलेशन निकल कर आया है जिसको आपको आगे याद भी रखना है, क्योंकि ये रिलेशन हमें आगे भी कई बार हमारे पास यूज होगा, जिसमें हम इस रिलेशन को ऐसे पढ़ेंगे कि P इज इक्वल टू एच कट के, यानी मोमेंटम इज इक्वल टू एच कट के वेव वेक्टर। और अब हम यहाँ पे देखें कि ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है, ये तो आप जानते ही हैं। इसमें भी हमने क्या किया है कि इस इक्वेशन में s से मल्टीप्लाई कर दिया है और s से ही डिवाइड कर दिया है, जिससे हमारे पास E अपॉन में h कट निकल कर आ गया। बहुत ही सिंपल सा है, आप अपने आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ द वेव पैकेट। तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आप देखिए, हमने ओमेगा की वैल्यू ड्राइव करी है और हमारे पास k की वैल्यू भी आ गई है। तो हम क्या करते हैं कि ओमेगा और k की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं। ओमेगा k की वैल्यू को हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया। सो विद द सब्सटीट्यूशन ऑफ k एंड ओमेगा द वेव फंक्शन इन इक्वेशन 2 टेक्स द फॉर्म। तो हमारे पास वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, साई आर टी इज इक्वल टू ए ई की पावर आई अपॉन में एच कट, क्योंकि यहाँ पर के के साथ भी नीचे एच कट है और ओमेगा के साथ भी नीचे एच कट है, तो आयोटा अपॉन में एच कट हो गया और पी डॉट आर माइनस ई टी हो गया है। तो ये तो बहुत इजी सब्सटीट्यूशन है, आप देख सकते हैं। अब हमने क्या किया है कि पी डॉट आर को हमने, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई प्लस पी जेड जेड माइनस ई टी हमारे पास आ गया है, क्योंकि पी जो वेक्टर पी है, जो मोमेंटम वेक्टर है, उसको हम उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो पोजीशन वेक्टर है आर, उसको भी हमने कंपोनेंट की फॉर्म में लिख लिया है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 निकल कर आ गई है, वेव फंक्शन साई आर टी की वैल्यू। अब हम एक काम करते हैं कि हम इस वेव जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 निकल कर आई है वेव फंक्शन वाली, इसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो अगर हम एक बार इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आप जब देखेंगे पीछे वाली स्लाइड पर, पिछले वाले नोट में जब आप देखेंगे तो उससे आप लोग बहुत इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कि डेल साई अपॉन में डेल टी की जो वैल्यू है वो माइनस आई अपॉन में एच कट ई साई हो जाएगा। यहाँ पे हमने चूंकि एक्सपोनेंशियल का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल दोबारा आएगा, इसलिए वो हम यहाँ पर हमने साई लिख लिया है वो इक्वल बनकर, तो यहाँ पे हमारे पास ई साई हो जाएगा। इससे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ई साई की वैल्यू निकाल लेते हैं कि दिस इंप्लाइज ई साई इज इक्वल टू आई एच कट, आयोटा एच कट
डेल साई अपॉन में डेल टी। ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकल के चली आई है। ये इक्वेशन आगे चल के हमारे बहुत यूज में आने वाली है, क्योंकि आगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, जब हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, तब हमारे पास इस वाली इक्वेशन को हमें दोबारा से डील करना होगा। अब हम क्या करते हैं, नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3, जो हमने अभी जो इक्वेशन बनाई थी पिछले वाली स्लाइड में, जो वेव फंक्शन के लिए थी, हम उसको एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो अगर हम पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वी गेट, देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एलोबरेट किया है इसको, कि डेल साई अपॉन में डेल एक्स, तो अभी सिर्फ एक्स कंपोनेंट डिफरेंशिएट हो रहा है, तो बाकी सब तो एज इट ही रहेगा, क्योंकि ई की ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, तो ये तो हमारे पास रहेगा। इसमें आयोटा अपॉन में एच कट बाहर आ जाएगा, और ये पी एक्स और हमारे पास प्लस के साथ में बाहर आ जाएगा। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको हमने दोबारा से डिफरेंशिएट किया है, एक बार फिर से हमने इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। फिर से हमारे पास आयोटा अपॉन में एच कट बाहर आ जाएगा, जो कि हमारे, और पी एक्स बाहर आ जाएगा, जो कि ये टोटल मिलकर पी एक्स स्क्वायर अपॉन में एच कट स्क्वायर, और ये बन जाता है। और ये हमने एज इट इज साई लिख लिया है, क्योंकि ये वेव फंक्शन साई की वैल्यू थी। तो डेल टू साई अपॉन में डेल एक्स टू हमारे पास माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन में एच कट स्क्वायर हो जाता है साई। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि पी एक्स स्क्वायर साई की वैल्यू, आप भी देखिए, हमने बड़ा इंपॉर्टेंट, हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि पी एक्स स्क्वायर साई की वैल्यू हमने यहां से नोट कर ली है, जो कि इक्वल टू है माइनस एच कट स्क्वायर डेल टू साई अपॉन में डेल एक्स टू के। इसी तरीके से चूंकि हमने अभी इस इक्वेशन 3 को, जो हमने वेव इक्वेशन बनाई थी, उसको इक्वेशन 3 को हमने एक्स के रेस्पेक्ट में किया था। अब हम यहाँ पर अगर हम उस इक्वेशन को वाई के रेस्पेक्ट में करें, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, और अगर हम लोग जेड के रेस्पेक्ट में करें, तो ये वाली वैल्यू हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी कि पी वाई स्क्वायर साई और पी जेड स्क्वायर साई की वैल्यू हमें निकल कर चली आएगी। तो अगर हम पी एक्स स्क्वायर साई प्लस पी वाई स्क्वायर साई प्लस पी जेड स्क्वायर साई, यानी तीनों को ऐड कर देते हैं, तो आप देख रहे हैं कि हमने साई कॉमन ले लिया, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर डेल टू साई अपॉन में डेल एक्स टू। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें कि हमने माइनस एच कट स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास डेल टू साई अपॉन में डेल एक्स टू प्लस डेल टू साई अपॉन में डेल वाई टू प्लस डेल टू साई अपॉन में डेल जेड टू, ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा। जिससे हमारे पास क्या हो जाता है, ये देखिए, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, ये कंपोनेंट्स का स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली ये हमारे पास मोमेंटम का स्क्वायर हो जाएगा। पी स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर, ये है, और ये हमारे पास डेल ऑपरेटर की वैल्यू से हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास डेल टू अपॉन में डेल एक्स टू प्लस डेल टू अपॉन में डेल वाई टू प्लस डेल टू अपॉन में डेल जेड टू, ये हमारे पास डेल स्क्वायर हो जाएगा, और साई हमारे पास वेव फंक्शन आएगा। तो ये हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकल कर आई है, इक्वेशन नंबर 5, जो कि पी स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर डेल टू साई निकल कर आया। और एक हमारे पास इक्वेशन निकल कर आई थी, ये 4 इक्वेशन, ई साई इज इक्वल टू माइनस ई साई इज इक्वल टू आई एच कट आयोटा एच कट डेल साई अपॉन में डेल टी। हम आगे बढ़ते हैं, हमें इन्हीं इक्वेशन 4 और 5 को यूज करना है। तो अब हम मान लेते हैं कि हमारा जो पार्टिकल था, जो मूविंग पार्टिकल था, जो क्वांटम पार्टिकल था, या फिर एक वेव पैकेट था, एक वेव ग्रुप था, या फिर द ब्रॉगली वेव्स थी, तो वो पार्टिकल इज मूविंग इन द फोर्स फील्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास अब पॉइंट आ गया है कि हम ये मान लेते हैं कि वो जो पार्टिकल मूव कर रहा था, वो एक फोर्स फील्ड में मूव कर रहा था। अब ये फोर्स फील्ड कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब अपनी ऑर्बिट में, एटम के अंदर अपनी ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है, तो वो न्यूक्लियर फोर्स फील्ड में मूव कर रहा होता है, न्यूक्लियस की जो फोर्स फील्ड होती है उसमें मूव कर रहा होता है। तो इसी तरीके से हमारा पार्टिकल जो है, हमारा पार्टिकल, लेट द पार्टिकल इज मूविंग इन ए फोर्स फील्ड कैरेक्टराइज्ड बाय द पोटेंशियल एनर्जी। अब जिसके पास ही फोर्स फील्ड होगा, तो नेचुरल बात है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी जरूर होगी। वो न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी में फॉर एग्जांपल पार्टिकल मूव करता है, या फिर अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो मॉलिक्यूल्स में भी वही पोटेंशियल एनर्जी होती है जो कि न्यूक्लियस के कारण होती है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने VRT से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है, V इज द फंक्शन ऑफ R एंड T। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाली बात है कि पोटेंशियल एनर्जी भी जो फंक्शन होती है, वो पोजिशन और टाइम का फंक्शन होती है, ये वाली बात ध्यान रखिएगा। देन द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज, भाई क्लासिकली हम लोग जानते हैं कि टोटल एनर्जी जो होती है पार्टिकल की, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है पार्टिकल की, वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। तो हम काइनेटिक एनर्जी को, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी को तो हम यहाँ पे VRT
से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी को हम लिख रहे हैं p स्क्वायर अपॉन में 2m। आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, 1/2 mv स्क्वायर। उसमें अगर हम m स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ऊपर वाला जो फंक्शन हो जाएगा वो m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन में 2m हो जाएगा। सो अब हमारे पास m स्क्वायर v स्क्वायर को हम लोग p स्क्वायर लिख सकते हैं और नीचे हमारे पास 2m आ गया है। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है p स्क्वायर अपॉन में 2m। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास टोटल एनर्जी वाली इक्वेशन आई है इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है बोथ साइड्स बाय साई। वेव फंक्शन साई से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ से जैसे ई, जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर ई साई आएगा, इधर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर अपॉन में 2m साई आएगा, प्लस इधर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो v साई आ जाएगा हमारे पास। अब आपको याद होगा हमने इक्वेशन 4 और 5 जो बनाई थी, इक्वेशन 4 में हमने ई साई की वैल्यू निकाली थी। यहाँ पर हमारे पास ई साई की वैल्यू आई थी जो कि आई एच कट डेल साई अपॉन में डेल टी थी, और इक्वेशन 5 में हमने p स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी जो कि हमारे पास माइनस एच कट स्क्वायर डेल 2 साई थी। तो p स्क्वायर साई की वैल्यू हमने निकाली थी। तो हम वही इक्वेशन 4 और 5 को हम इक्वेशन इस 7 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो जिससे हमारे पास इक्वेशन निकल कर आती है आई एच कट डेल साई अपॉन में डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m डेल 2 साई प्लस v साई। तो यही जो इक्वेशन होती है इसी को ही हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन कॉल करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और ये आप सभी को याद रखनी है। उम्मीद है कि आपको ऑलरेडी याद भी होगी। तो ये हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन होती है, श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल। वही क्वांटम पार्टिकल के लिए ये हमारे पास इक्वेशन निकल कर आई है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और एलोबरेटिव फॉर्म में लिख दिया है, कुछ नहीं, साई जो कि फंक्शन होता है आर टी, और यहाँ पे हमारे पास साई को आर टी का फंक्शन लिख दिया। वी इज द फंक्शन ऑफ आर एंड टी एंड साई इज द फंक्शन ऑफ आर एंड टी। तो ये हमारे पास इक्वेशन 9 या फिर इक्वेशन 10, ये इक्वेशन 10 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। रिमेंबर, ये जो हमने इक्वेशन बनाई है 3 डायमेंशन में बनाई है। अगर आपको कोई कहता है कि इक्वेशन को 1 डायमेंशन में रिड्यूस कर दीजिए तो आप सिर्फ x कंपोनेंट को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे साई विल बी द फंक्शन ऑफ x एंड t, यहाँ पर भी साई विल बी द फंक्शन ऑफ x एंड t, v विल बी द फंक्शन ऑफ x एंड t एंड साई विल बी द फंक्शन ऑफ x एंड t। तो हमारे पास अंतर सिर्फ इतना ही आएगा 1 डायमेंशन इक्वेशन में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे तो टाइम डेरिवेटिव है, ये पार्ट तो बिल्कुल सेम रहेगा। आई एच कट डेल साई अपॉन में डेल टी साई विच इज द फंक्शन ऑफ x एंड t इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m। यहाँ पर अब डेल ऑपरेटर की जगह सिंपल हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर आ जाएगा कि डेल 2 अपॉन में डेल x2। किस तरीके से, कुछ इस तरीके से शायद मैं लिख पाऊं कि डेल 2 अपॉन में डेल x2। इस डेल ऑपरेटर के स्थान पर डेल 2 अपॉन में डेल x2 साई आर टी साई एक्स टी एंड वी एक्स टी और साई एक्स टी। तो ये 1 डायमेंशन इक्वेशन बन जाएगी फॉर द x कंपोनेंट। ऐसे आप y कंपोनेंट और z कंपोनेंट के लिए भी बना सकते हैं। तो ये हमारे पास टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आ रही है। टाइम डिपेंडेंट इसलिए कॉल हम कर रहे हैं क्योंकि इसमें टाइम डेरिवेटिव भी है। तो हुज टोटल एनर्जी इज गिवन बाय इक्वेशन 6। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाली बात है कि ये जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आई है किसी भी पार्टिकल के लिए, उसकी पार्टिकल की टोटल एनर्जी है उसको हमने इस इक्वेशन 6 से दिया है। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन 10 जो आई है, इक्वेशन 10 इज यूजुअली रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, देखिए हम इसकी डिफरेंट फॉर्म्स देख रहे हैं, कुछ नहीं, यही हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन थी कि इस इक्वेशन को हमने क्या किया है। आप इक्वेशन 10 की जगह आप इक्वेशन 9 को देख लीजिए। आई एच कट डेल साई अपॉन में डेल टी, ये तो एज इट इज लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने साई को कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास अंदर जो बचेगा वो एच कट स्क्वायर अपॉन माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m डेल 2 प्लस v बचेगा। तो ये हमने कैपिटल H से रिप्रेजेंट कर दिया। और ये कैपिटल H क्या होता है, जो कि माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m डेल 2 प्लस v इज नोन एज द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये टोटल एनर्जी ऑपरेटर होता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्लासिकल मैकेनिक्स में अकर होता है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का भी हमने बहुत, जिसमें हम लैग्रांजेस इक्वेशन, हैमिल्टन इक्वेशन, ये तो अभी हमने नहीं पढ़ी है। अगर आप हायर क्लासेस में फिजिक्स को परस्यू करेंगे तब आप क्लासिकल डायनामिक्स या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स को ही पढ़ेंगे। अभी तो हमने जो ज्यादातर पोर्शन पढ़ा है वो अपना न्यूटोनियन मैकेनिक्स और उससे रिलेटेड फील्ड्स, और हम क्वांटम मैकेनिक्स पे हम आ गए हैं। तो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, इसको आप याद रखिएगा। ये टोटल एनर्जी ऑपरेटर होता है। टोटल एनर्जी ऑपरेटर वही कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम।
ये ऑपरेटर होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात कि अगर हमारे पास पार्टिकल फ्री है, फ्री स्टैंड्स फॉर यानी कि वो किसी एक पोटेंशियल फील्ड में नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड नहीं है तो वो फ्री पार्टिकल हो जाएगा। जिस प्रकार से कि अगर हम कंडक्टर्स को देखें तो कंडक्टर्स में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो न्यूक्लियस से बाउंड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो फ्री होते हैं, परंतु वो इनसाइड द सिस्टम ही है, परंतु वो फ्री है। नाउ इफ द पार्टिकल इज फ्री, दैट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज v इज इक्वल टू 0। उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और मान लिया कि पार्टिकल जो है वो नॉन रिलेटिविस्टिकली मूव कर रहा है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वाली बात है कि हमने पार्टिकल को ये माना है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है, तो नॉन रिलेटिविस्टिकली मूव कर रहा है, यानी दैट इज इट्स स्पीड इज स्मॉल कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द लाइट देन द श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ सच पार्टिकल। तो हमारे पास अभी हमने पीछे देखा था जब हमने इक्वेशन नंबर 9 और 10 बनाई थी, तो इक्वेशन 9 और 10 में जो टोटल एनर्जी थी हमारे पास, वो टोटल एनर्जी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम थी। अब चूंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो चुकी है फ्री पार्टिकल के केस में, तो हमारे पास जो इक्वेशन जो रिड्यूस होकर आ जाएगी उसमें v बराबर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आई एच कट डेल साई अपॉन में डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m डेल 2 साई, ये हमारे पास फ्री पार्टिकल के लिए आ जाएगी। अब हम इस इक्वेशन की सहायता से किस प्रकार से जो क्वांटम सिस्टम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, उनके जो डायनामिकल क्वांटिटीज होती हैं, एनर्जी मोमेंटम, हम कैसे ड्राइव करते हैं, ये हम आगे सीखेंगे, हमारे पूरे सिलेबस में है। हमें डिफरेंट क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के लिए इस इक्वेशन की सहायता से एनर्जी की वैल्यू को निकालना होगा, जिनको हम आगे चल के एनर्जी आइगन वैल्यूज कॉल करेंगे। सो हम सीखेंगे कि आइगन वैल्यूज क्या होती हैं। तो इसके हमारा जो सिलेबस है वो यही है कि हमें श्रोडिंगर इक्वेशन को सीखना है, और श्रोडिंगर इक्वेशन को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है डिफरेंट सिस्टम्स पर, हमें ये देखना है। तो फ्री पार्टिकल के लिए हमारे पास ये इक्वेशन निकल कर आ जाती है, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक श्रोडिंगर इक्वेशन की दूसरी फॉर्म की तरफ, जो कि थोड़ी सिंपल फॉर्म है। उसमें सिंप्लिसिटी क्या है कि हम श्रोडिंगर इक्वेशन की स्टडी स्टेट फॉर्म देख रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे हमने जो हेडिंग भी लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि स्टडी स्टेट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। अब ये स्टडी स्टेट का क्या मतलब होता है? स्टडी स्टेट का मतलब ये हो गया कि जो हम इक्वेशन निकाल रहे हैं वो उसके लिए निकाल रहे हैं जिस दौरान जो पार्टिकल है उसकी प्रॉपर्टीज टाइम के साथ वेरी नहीं हो रही है। यानी कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी में वेरिएशन है वो टाइम के साथ डिपेंडेंट नहीं है। अब हमारी जो प्रॉपर्टी में वेरिएशन है, यानी वेव फंक्शन जो था वो आप जानते हैं वो टाइम और पोजीशन दोनों तरीके से डिपेंड कर रहा था, परंतु यहाँ पर हमारे पास हमने टाइम को एक तरीके से टाइम डिपेंडेंट नहीं बनाया है हमने प्रॉपर्टीज को, हम उसको सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंट बनाएंगे। इसलिए हमारे पास जो अब जो श्रोडिंगर इक्वेशन निकल कर आएगी उसको हम टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन कॉल करेंगे। ये कुछ नहीं है, यहाँ पे कटा हुआ है, तो ये टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, तो ये स्टडी स्टेट फॉर्म हो जाएगी, यानी कि टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज नहीं है। अब आप देखिए ये हमने कैसे किया है कि मैनी सिचुएशंस, अभी आप जब हम अप्लाइड पार्ट देखेंगे आगे हमारे सिलेबस में, तो तब हम देखेंगे इन मैनी सिचुएशन द पोटेंशियल एनर्जी v ऑफ द पार्टिकल डज नॉट डिपेंड टाइम एक्सप्लिसिटली, कि टाइम के ऊपर कोई जरूरी नहीं कि v जो है पोटेंशियल एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम v एक्सप्लिसिटली मतलब इस टाइम के ऊपर कोई स्पष्ट रूप से डिपेंड नहीं करता है v वेरी विद द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ओनली। और ज्यादातर केसेस में अभी तक हमने जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ा है उसमें भी हमने यही देखा है कि v को हमने पोजीशन डिपेंडेंट ही बनाया है। हमने टाइम डिपेंडेंट v हमारे पास बहुत कम केसेस में आया। टाइम डिपेंडेंट v जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स में इंट्रोड्यूस हुआ करता था। तो इन सच सिचुएशंस श्रोडिंगर इक्वेशन इज रिड्यूस्ड बाय रिमूविंग ऑल रेफरेंसेस टू टाइम t। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो टाइम के डेरिवेटिव है हमें उसको हटाना पड़ेगा, उसको सबको रिमूव करना पड़ेगा। तो अब हम कैसे रिमूव करें, देखिए हमारे पास द वेव फंक्शन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज गिवन एज, ये तो हमने पढ़ा ही था कि वेव फंक्शन मूविंग पार्टिकल की साई आर टी इज इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, हम इस तरीके से वेव फंक्शन को देते हैं। अब जहां पर हमारे पास के की वैल्यू हमने निकाली थी और ओमेगा की वैल्यू भी हमने निकाली थी, तो हेंस हमारे पास साई आर टी की वैल्यू जो है वो इसमें रिड्यूस हो गई थी। ये कोई
ये कोई नई चीज नहीं है, हमने पिछली बार भी देखा था इक्वेशन 1 और 2 को। अब हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, हमें जो टाइम डिपेंडेंट जो रेफरेंसेस हैं वो सब हटाने हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम इस वेव फंक्शन को, अब देखिए हमने ब्रेक कर दिया है। हमने कैसे ब्रेक किया है इस वेव फंक्शन को? ये टाइम, हमारे पास जो पोजीशन डिपेंडेंट पार्ट था वो हमने अलग कर दिया है, e की पावर आयोटा आई अपॉन में h कट p डॉट r, और जो टाइम डिपेंडेंट पार्ट था उसको हमने अलग कर दिया है। हम इस तरीके से अलग कर सकते हैं, अगर आप देखेंगे कंबाइन करेंगे तो वही निकल कर आएगा। तो हमने यहाँ पर इसको सेपरेट कर दिया है। अब ये जो हमारे पास जो पोजीशन डिपेंडेंट पार्ट है, इसको हमने क्या किया है, इस पोजीशन डिपेंडेंट पार्ट को साई 0 r लिख लिया है, ठीक। और जो टाइम डिपेंडेंट पार्ट है वो हमारे पास एज इट इज है ही, टाइम डिपेंडेंट पार्ट e की पावर माइनस आई आयोटा अपॉन में h कट et। तो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन 1 हो गई है, वेयर साई 0 r जो पोजीशन डिपेंडेंट है, a e की पावर i अपॉन में h कट p डॉट r इज द पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन ओनली। आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंट है क्योंकि ये जो फंक्शन है वो सिर्फ r का फंक्शन है, तो ये पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन है, और जो मोमेंटम है वो भी r का फंक्शन हमने माना है। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वी गेट, अगर हम इक्वेशन 1 को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तब हमें क्या मिलता है, देखिए कि डेल साई अपॉन में डेल टी, हमारे पास जो पोजीशन डिपेंडेंट है वो तो हमारे, चूंकि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये तो एज ए कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। ये टाइम वाला पार्ट ही हमारे पास वो हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है, तो माइनस आई अपॉन में एच कट ई टी हमारे पास है, ये है, तो माइनस आई अपॉन में एच कट ई बाहर आ जाएगा और हमारे पास ये एच टी बचेगा। तो इसको हमने इक्वेशन 2 लिख लिया है। नाउ अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट, अब इक्वेशन 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए कि हमारे पास साई विच इज द फंक्शन ऑफ आर एंड टी था, उसको हमने साई को कंपोनेंट के फॉर्म में ले लिया एक्स वाई जेड और टी, और जो साई 0 था हमारे पास विच इज द फंक्शन ऑफ आर था, उसको एक्स वाई जेड और टी वाला पार्ट हमने अलग कर लिया। इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब हम क्या करें कि ऑन कंसीडरिंग एक्स कंपोनेंट ओनली, अब हम सिर्फ एक्स कंपोनेंट को कंसीडर करते हैं। तो साई हमारे पास ये हमारे पास इक्वेशन जो साई एक्स टी वाली हो जाएगी, ये भी एक प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव की इक्वेशन ही है, प्लेन वेव इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अभी भी 2 डायमेंशंस हैं, एक स्पेस और एक टाइम हमारे पास है। तो साई एक्स टी इज इक्वल टू साई 0, यहाँ पे साई 0 e की पावर माइनस आयोटा अपॉन में h कट ई टी हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम इस वाली इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करें, डेल 2 साई अपॉन में डेल x2 इज इक्वल टू डेल 2 साई 0 अपॉन में डेल x2 e की पावर, क्योंकि जो टाइम फंक्शन है वो तो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और ये हमारे पास ये भी 2 बार डिफरेंशिएट हो गया है। अब इसी प्रकार से अभी तक जो हमने पीछे देखा था उसमें हमने क्या किया था कि हमने x कंपोनेंट को कंसीडर किया था। अगर हम y और z कंपोनेंट को कंसीडर करें तो हमारे पास इसी तरीके से इक्वेशन निकल कर आएगी, डेल 2 साई अपॉन में डेल y2 की वैल्यू भी आ जाएगी और डेल 2 साई अपॉन में डेल z2 की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास निकल कर। और इससे हमारे पास अगर हम सबको ऐड कर दें, डेल 2 साई अपॉन में डेल x2 प्लस डेल 2 साई अपॉन में डेल y2 प्लस डेल 2 साई अपॉन में डेल z2, आप देख रहे हैं यहाँ पर e की पावर माइनस आयोटा अपॉन में h कट ई टी जो है वो कॉमन है, ये वाला फैक्टर कॉमन है, तो ये फैक्टर हमारे पास कॉमन होकर बाहर आ जाएगा और बाकी सब ये वैल्यूज जुड़ जाएंगी। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास वही डेल ऑपरेटर डेल 2 साई इज इक्वल टू डेल 2 साई 0 डॉट ई की पावर माइनस आयोटा अपॉन में h कट ई टी, ये निकल कर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। अब आप देखिए कि जो हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन थी, जो भी हमने पढ़ी थी, जो बेसिकली श्रोडिंगर इक्वेशन है, या फिर हम उसको टाइम डिपेंडेंट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन भी कहते हैं, तो ये आई एच कट डेल साई अपॉन में डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m डेल 2 साई प्लस वी साई थी। तो हम क्या करते हैं कि हम लोग इक्वेशन 2 और 4 को इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए इक्वेशन 2 में हमने क्या किया था, अभी पीछे हमने जब देखा था तो डेल साई अपॉन में डेल टी की वैल्यू हमने निकाल ली थी, तो ये डेल साई अपॉन में डेल टी की वैल्यू को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। आप पीछे जाकर पीछे वाली स्लाइड में जाकर देख सकते हैं। और इक्वेशन 4 से यानी इस वाली इक्वेशन से हमारे पास ये जो इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन को भी हमने फिर डेल 2 साई की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। अब आप देखिए डेल 2 साई की वैल्यू को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। अब इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस इक्वेशन में
ई की पावर माइनस आयोटा अपॉन में एच कट ई टी जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है वो कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं बाय कॉमन एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो वी गेट ई साई जीरो इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m डेल टू साई जीरो प्लस वी साई जीरो। अब आप देखिए ये हमारे पास जो इक्वेशन निकल कर आ गई है, जिसमें हमने क्या किया कि यहाँ पर जितने भी जो टाइम वाला एक्सपोनेंशियल फैक्टर था उसको हमने हटा दिया है, उसको रिमूव कर दिया है। अब हम लोग क्या करें कि इनको, ये जो हमारे पास पीछे इक्वेशन आई थी, इनके टर्म्स को अगर आप रीअरेंज कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप देखिएगा इसको मैथमेटिक्स करेगा तो अगर आप रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल कर आ जाएगी, डेल टू साई जीरो प्लस 2m अपॉन में एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई जीरो इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन 5 निकल कर आई है, यही इक्वेशन स्टडी स्टेट फॉर्म और द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कही जाती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अब हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंट डेरिवेटिव है। डेल टू ऑपरेटर जो पार्शियल डेरिवेटिव है हमारे पास वो सिर्फ पोजीशन का डेरिवेटिव है। यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट डेरिवेटिव्स को रिमूव कर दिया गया है, तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल कर आ जाती है। अब आप जानते हैं कि एच कट की वैल्यू जो है हम लोग जनरली एच अपॉन में 2 पाई के इक्विवेलेंट लेते हैं, इसलिए अगर मैं एच अपॉन में 2 पाई यहाँ पर लिख दूं तो आपने बहुत सारी बुक्स में देखा भी होगा, तो यूजुअली इट इज रिटन इन द फॉर्म एज डेल टू साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन निकल कर आ गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। नाउ फॉर ए फ्री पार्टिकल, नाउ फॉर ए फ्री ऑल्सो नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। रिमेंबर, ध्यान रखिएगा कि अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं या फिर आपके सिलेबस में जो है वो नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स ही है। रिलेटिविस्टिक जो पोर्शन है, अगर हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो पोर्शन आपका, अगर आप हायर क्लासेस में फिजिक्स को परस्यू करेंगे तो आपको क्वांटम मैकेनिक्स के रिलेटिविस्टिक पोर्शन को भी आपको स्टडी करना होगा। तो नाउ फॉर अ फ्री नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल द अबव इक्वेशन रिड्यूसेस टू, ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये रिड्यूस हो जाती है इस वाली फॉर्म में। भाई ऑब्वियसली हमारे पास कोई फ्री पार्टिकल है तो इसका मतलब ये है कि उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 0 होती है, तो ये इक्वेशन हमारे पास इसमें रिड्यूस हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने, जैसे कि आपने देखा कि हमने श्रोडिंगर इक्वेशंस को सक्सेसफुली ड्राइव किया, एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक एसोसिएटेड वेव्स को जो डिस्क्राइब करते हैं उस वेव फंक्शन की सहायता से हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को ड्राइव किया था। परंतु यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात आ जाती है कि जो हमारे पास ये जो वेव फंक्शन होता है, ये वेव फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। तो हम वही उस वेव फंक्शन की फिजिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में ही अब हम बात करते हैं कि इसको फिजिकली कैसे इंटरप्रिटेट किया जाता है। तो क्या इसका कोई फिजिकल मीनिंग है भी कि नहीं है। वैसे आपको ध्यान होगा, अभी जब हमने पीछे बात करी थी तो हमने स्पष्ट रूप से लिखा था कि जो वेव फंक्शन होता है ये प्योरली एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है। तो क्या इसका कोई फिजिकल मीनिंग हो सकता है, तो लेट अस सी। तो हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा जाता है कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन आखिर क्या होता है। तो वी एज्यूम्ड, हमने एज्यूम किया था दैट द वेव ग्रुप एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल इन मोशन। तो जो हमारे पास पार्टिकल था मोशन में, उसके साथ जो वेव ग्रुप एसोसिएटेड थी, वो देखिए पार्टिकल इन मोशन, यानी पार्टिकल को क्या कर रहा है, क्वांटम सिस्टम भी कॉल करते हैं। तो ये जो वेव ग्रुप था एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल इन मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्वांटिटी। ये हमने रिप्रेजेंट किया था कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्वांटिटी, जो हमारे पास वेरिएबल मैथमेटिकल क्वांटिटी थी, नोन एज द वेव फंक्शन। सो अब चूंकि वेव ग्रुप एक वेव पैकेट, हमने जैसे देखा था कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो पार्टिकल होता है उसको एक वेव पैकेट के रूप में ही देखा जाता है कि पार्टिकल इज इनसाइड द वेव पैकेट। तो वेव पैकेट और पार्टिकल अलग नहीं है, एक ही है। अगर आप पार्टिकल को देखना चाहते हैं, अभी हम आगे चल के देखेंगे, उसके प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन में देखेंगे वेव फंक्शन के, कि पार्टिकल जो है वो वेव पैकेट के ही इनसाइड में है। तो ये जो वेव फंक्शन है चूंकि पार्टिकल से ही जुड़ा हुआ है, तो इट मस्ट कंटेन ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। तो इस पार्टिकल की या फिर जो क्वांटम सिस्टम है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन को वेव फंक्शन के पास होनी चाहिए। एंड दस, और इसलिए ये जो हमारे पास
वेव फंक्शन है, इसको सिस्टम को कंप्लीटली डिस्क्राइब भी करना चाहिए। तो हमने देखा था कि वेव फंक्शन वाज गिवन एज psi rt is नाउ इफ द पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, अब हम मान लेते हैं कि पार्टिकल सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉग में मूव कर रहा है, देन वी कैन हैव, तब हमारे पास क्या हो सकता है, तो वेव फंक्शन psi xt इज रिड्यूस्ड टू a इज इक्वल a e की पावर आयोटा kx माइनस ओमेगा t। वो आप पीछे वाले इक्वेशन से भी हमने देखा कि हमने उसका सिर्फ x कंपोनेंट ले लिया है। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम psi को देखिए, यहाँ पर psi को x के रेस्पेक्ट में हम इसको ड्रॉ करते हैं, तो किसी भी गिवन इंस्टेंट t पर, तो हम क्या पाते हैं कि हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ये आप जानते हैं वेव पैकेट हम देख रहे हैं, मॉड्यूलेटेड वेव्स का हमारे पास एक ग्राफ आता है निकल कर। तो यहाँ पर हमने psi का वेरिएशन देखा विद रेस्पेक्ट टू x, इसी तरीके से psi का वेरिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में भी होता है। तो हमारे पास सो इट इज क्लियर दैट, इससे हमारे पास ये क्लियर हो रहा है कि इट इज जस्ट ए मैथमेटिकल क्वांटिटी एंड हैज नो फिजिकल मीनिंग। ये तो वेरिएशन शो कर रहा है, परंतु इसका क्या फिजिकल मीनिंग क्या है। तो फिजिकल मीनिंग न होने का एक और बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि psi एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हुआ करती है। तो कॉम्प्लेक्स जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो कभी, उनके जो नेचर होता है वो कभी कॉम्प्लेक्स, उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कभी कॉम्प्लेक्स नहीं होता। तो हमारे पास psi इज ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, तो वी में राइट psi एस। अब चूंकि psi कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि psi rt इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ये आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से, जहां पर a और b क्या हो गए, हमारे पास रियल फंक्शंस हो गए ऑफ पोजीशन r एंड टाइम t के। क्योंकि psi जो है r और t पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑब्वियसली a और b भी r और t के ही फंक्शन होंगे। हम क्या करते हैं, चूंकि ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होता है, मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते हैं। द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ psi इज इक्वल टू psi स्टार rt इज इक्वल a माइनस आयोटा b। तो यहाँ से हमारे पास psi स्टार psi की वैल्यू अगर हम निकल कर आ जाएगी, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, psi स्टार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ psi को psi से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। और अगर आप देखिए कि अगर हम इस psi का मॉडुलस निकालें, मॉडुलस ऑफ psi का स्क्वायर का मॉडुलस निकालें, तो हमारे पास यही निकल कर आता है, जो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज ए पॉजिटिव रियल क्वांटिटी। क्योंकि a और b तो रियल फंक्शंस थे, तो psi स्टार psi यानी कि मॉडुलस ऑफ psi स्क्वायर जो हमारे पास निकल कर आया है, psi स्टार psi, वो हमारे पास एक पॉजिटिव रियल क्वांटिटी निकल कर आया है। तो psi चूंकि एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी थी और हमने देखा था कि उसका कोई, चूंकि एक मैथमेटिकल क्वांटिटी थी, उसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं था, परंतु जो मॉडुलस ऑफ psi स्क्वायर है, चूंकि एक पॉजिटिव रियल क्वांटिटी है, तो द ओनली क्वांटिटी दैट मे हैव फिजिकल मीनिंग इज द मॉडुलस ऑफ psi स्क्वायर यानी psi स्टार psi। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले और सबसे सिंपल इंटरप्रिटेशन जो psi का दिया था इन टर्म्स ऑफ psi स्क्वायर, फर्स्ट एंड सिंपल इंटरप्रिटेशन ऑफ psi इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस ऑफ psi स्क्वायर वाज गिवन बाय श्रोडिंगर हिमसेल्फ। श्रोडिंगर ने ही दिया था उसमें। तो श्रोडिंगर ने क्या बताया, ही स्टेटेड दैट कि मॉडुलस ऑफ psi स्क्वायर एट ए पॉइंट इन स्पेस, कि मॉडुलस ऑफ psi स्क्वायर, क्योंकि psi जो है वो पोजीशन और टाइम डिपेंडेंट है, तो किसी भी एक पोजीशन पर एट ए पॉइंट इन स्पेस एंड एट ए गिवन इंस्टेंट, और किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पार्टिकल डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, चार्ज डेंसिटी यानी मॉडुलस ऑफ psi स्क्वायर। इसका देखिए फिजिकल मीनिंग जो है वो पार्टिकल डेंसिटी या फिर चार्ज डेंसिटी के टर्म्स से बताया। अभी हम पार्टिकल और चार्ज डेंसिटी दोनों को ही देखेंगे कि किस प्रकार बताया श्रोडिंगर ने, परंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट श्रोडिंगर का कंक्लूजन निकल कर आया था, पार्टिकल डेंसिटी यानी कि पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए कैसे अप्रोच लगाई श्रोडिंगर ने, कि उसने देखा कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ईएम वेव्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये हमने पढ़ी थी जब हम मैक्सवेल्स इक्वेशन पढ़ा करते थे, तो हमने ईएम वेव्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो इन ईएम वेव्स द एनर्जी डेंसिटी, दैट इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, energy density stands for the energy per unit volume, is proportional to a square, where a is the amplitude of the wave। ये आप जानते हैं कि जो एनर्जी डेंसिटी हमारे पास हुआ करती थी वो प्रोपोर्शन में हुआ करती थी स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव के। सो सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रिगार्डेड एज द कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स, अब चूंकि हम ये भी जानते थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो फोटॉन से मिलकर बनी हुई होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम इस तरीके से भी
कह सकते हैं। सो द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे हम निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ ए फोटॉन। आप देखिए आपके पास नंबर ऑफ फोटॉन्स हो गए पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, उसको आप एनर्जी ऑफ ए फोटॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकल कर चला आएगा। तो इसी रिलेशन से हमने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो निकाला है वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अपॉन में एनर्जी ऑफ फोटॉन निकाला है। अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वो प्रोपोर्शनल होती है ए स्क्वायर के, और एनर्जी ऑफ फोटॉन हमारे पास आप जानते हैं एच न्यू होता है। तो ये एच और न्यू हमारे पास चूंकि कांस्टेंट है तो फोटॉन डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, देखिए पर यूनिट वॉल्यूम है नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो हम इसको कॉल कर रहे हैं फोटॉन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप देखिए फोटॉन डेंसिटी, अगर हम इसी तरीके से साई को कंसिडर कर लें एज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैटर वेव्स, अगर हम साई को, अब आप देखिए साई का फिजिकल इंटरप्रिटेशन, साई को फिजिकली इंटरप्रेटेट करने की कोशिश करी गई है कि साई को हम कैसे कंसिडर करें। साई इज कंसिडर्ड एज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैटर वेव्स at a point in space at given instant of time, then the particle density, यानी जो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे फोटॉन भी एक पार्टिकल की तरह था, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो फोटॉन पार्टिकल है उसकी जो डेंसिटी है वो वेव की एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे पास देन द पार्टिकल डेंसिटी कैन बी टेकन एज द प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर। सो इट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास कंक्लूजन निकल कर आया कि देन द पार्टिकल डेंसिटी, जो हमारे पास मूविंग पार्टिकल है उसकी जो डेंसिटी है यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कोई जरूरी नहीं सिस्टम में सिर्फ एक ही पार्टिकल हो, इट मे बी द मोर देन वन पार्टिकल। तो जो पार्टिकल डेंसिटी है कैन बी टेकन एज द प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑन द पार्टिकल देन मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर, देखिए मैंने कुछ नहीं यहाँ पे सिर्फ फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया है, मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर मेजर्स द चार्ज डेंसिटी एट ए पॉइंट आर इन स्पेस एट इंस्टेंट टी। एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है हमारे पास, वो सिस्टम मान लिया कि मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो किसी एक पॉइंट पर और किसी एक पर्टिकुलर टाइम टी पर, किसी एक पॉइंट आर पर और किसी एक पर्टिकुलर टाइम टी पर जो मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर होगा वो चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि पार्टिकल डेंसिटी, क्योंकि जितना पार्टिकल होंगे उतने ही चार्ज भी होगा, तो इसको रिप्रेजेंट करेगा। परंतु हुआ क्या कि बट दिस इंटरप्रिटेशन वाज इनकंसिस्टेंट विद द ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। ये जो इंटरप्रिटेशन थी ये ऑब्जर्व्ड कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे उसके साथ में इनकंसिस्टेंट आई, कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे उनके साथ में कंसिस्टेंट थी। जैसे कि सॉलिड स्टेट में हम लोग जब क्रिस्टल डिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी करते हैं तब तो ये कुछ हद तक ठीक लग रहा था, परंतु फिर और भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जिसके साथ में ये चार्ज डेंसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट था ये फिट नहीं बैठ रहा था। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हैं। तो द सैटिस्फैक्टरी इंटरप्रिटेशन ऑफ साई एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल, अब चूंकि वो चार्ज डेंसिटी वाला हमारे पास फिट नहीं बैठ रहा था फिजिकल इंटरप्रिटेशन, तो द सैटिस्फैक्टरी इंटरप्रिटेशन ऑफ साई एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल वाज गिवन बाय मैक्स बॉर्न इन 1926। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो सैटिस्फैक्टरी इंटरप्रिटेशन था साई का, अब देखिए यहाँ पे सैटिस्फैक्टरी हमने लिखा है यानी कंप्लीट नहीं है, अभी और भी बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। तो मैक्स बॉर्न इन 1926, एक्चुअल में बॉर्न के देने के बाद भी फर्मी, डिराक और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर एक इंटरप्रिटेशन वो किया था, इसको और अच्छे से एलोबरेट किया था। तो जब वो एलोबरेट हो गया था तो हुआ क्या था कि बॉर्न पोस्टुलेटेड दैट कि मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर यानी साई स्टार साई, ये चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंट करने की जगह इट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब आप यहाँ पे चीज नोटिस करिए कि अब हमारे पास एक शब्द आ गया है प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी फॉर व्हाट, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर ए पार्टिकल इन द स्टेट साई। यानी कि बेसिकली हमारे पास मान लिया एक क्वांटम सिस्टम है, एक क्वांटम सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब हमारे पास वो पार्टिकल्स अब किसी एक पर्टिकुलर टाइम टी पर एक पोजीशन आर पर
वेव पार्टिकल्स मान लिया किसी एक स्टेट साई में है, यानी उनकी स्टेट को हम वेव फंक्शन साई की सहायता, क्योंकि ये स्टेट वेव फंक्शन होता है, तो उनकी स्टेट को हम वेव फंक्शन साई की सहायता से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये स्टेट साई में होने की जो प्रोबेबिलिटी है, उस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। बॉर्न ने ये बताया था कि मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है फॉर ए पार्टिकल इन स्टेट साई। अब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट साई। तो मोर प्रिसाइसली अभी हमने बात करी है यही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज हो जाते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो मोर प्रिसाइसली इफ ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय ए वेव फंक्शन साई, अगर हम एक पार्टिकल को, अभी हम एक ही पार्टिकल पर कन्फाइन रहते हैं, तो अगर किसी एक पार्टिकल को हम एक वेव फंक्शन साई से रिप्रेजेंट करते हैं, देन इन ए मेजरमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल समवेयर इन स्पेस, तो हम पोजीशन को मेजर करते हैं समवेयर इन स्पेस में पार्टिकल की, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ, हमने एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट कंसिडर कर लिया है स्पेस में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ एट द पॉइंट आर इज प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर डी टाउ। तो देखिए, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हमारे पास एक सिंपल सा, हमारे पास एक छोटा सा स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ एट द पॉइंट आर इज प्रोपोर्शनल टू इतना। तो प्रोबेबिलिटी पी पोजीशन डिपेंडेंट, पोजीशन प्रोबेबिलिटी है, ध्यान रखिए, डी टाउ इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ which is equivalent to modulus of psi square d tau। अब एक बात क्लियर है कि since the particle is certainly to be found somewhere, जैसे कि फॉर एग्जांपल पार्टिकल को हमें कहीं ना कहीं तो होना ही है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर हम एक ही इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ऑर्बिट में तो है ही, तो उस ऑर्बिट के एक पर्टिकुलर किसी भी एक टाइम पर, उस ऑर्बिट की एक पर्टिकुलर पोजीशन पर पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी थी, पर्टिकुलर पोजीशन पर उस छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट में जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी थी, वो इतनी निकल कर आती है, मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर डी टाउ, पोजीशन आर और टाइम टी पर। परंतु चूंकि हमारे पास पार्टिकल इज फाउंड समवेयर इन द उस ऑर्बिट में है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इनसाइड द वेव पैकेट है, वेव ग्रुप है, देन द टोटल प्रोबेबिलिटी शुड बी यूनिटी। भाई नेचुरल बात है कि हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी 100% होनी चाहिए। पार्टिकल इज इन द ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन इज इन द ऑर्बिट और द पार्टिकल इज इन द वेव पैकेट। तो ये जो हमारे पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, एक छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट के लिए मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर डी टाउ निकल कर आई थी, अब टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया है, ये 100% यानी कि यूनिटी होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास साई स्टार साई डी टाउ शुड बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, को ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी वाला। यहां से एक और बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात आ रही है कि अब हम लोग जो है ना प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में, देखिए फिजिकल क्वांटिटी को प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में इंटरप्रिटेशन करना शुरू करेंगे, और क्वांटम मैकेनिक्स की यही खास बात थी कि प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन आने शुरू हो गए हैं फिजिकल क्वांटिटीज के। आगे चल के हम इसको और भी ज्यादा एलोबरेट करेंगे, परंतु फिलहाल तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल in a unit volume, it means the probability density। the wave function, तो हमारे पास ये आ गया है। अब कोई भी wave function, the wave function which satisfies above condition is said to be normalized। ये भी हम आगे चल के भी देखेंगे कि normalization, wave function का normalization क्या होता है। तो ये हमारे पास the wave function जो कि इस तरह की कंडीशन को satisfy करता है, उसको हम normalize कॉल करते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे। परंतु मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर आप देखिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के रूप में हमने रिप्रेजेंट किया है, और साई इज नोन एज द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड हो गया, क्योंकि हमने साई को क्या माना था कि एम्पलीट्यूड की टर्म्स में, जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सहायता से इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश करी थी साई की, तो हमने देखा था कि साई जो है वो हमने एम्पलीट्यूड मान लिया था। तो ये क्या है? ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है। तो वही मैंने आपसे कहा कि हम फिजिकल क्वांटिटीज का जो इंटरप्रिटेशन है वो प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन के रूप में देखेंगे अभी आगे चल के, और वो कैसे होगा वो हमें आगे पता चल जाएगा। अब हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड आ गई है
एक और इम्पोर्टेंट हमारे पास है, वो ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन साई। तो वेव फंक्शन साई को हमने उसको फिजिकली इंटरप्रेट तो हमने कर ही लिया है, परंतु इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं हम प्रॉपर्टीज भी देखते हैं। तो भैया जो टू बी एन एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन का कोई एक एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन होने के लिए साई मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। साई की ये फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। पहला कि इट मस्ट बी फाइनाइट एवरीवेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साई जो है वो फाइनाइट होना चाहिए। साई के फाइनाइट होने का क्या मतलब है कि अगर हम ये मान लें कि जो वेव फंक्शन साई है वो किसी एक पॉइंट पर इनफाइनाइट बन रहा है, तो नेचुरल बात है उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट दैट पॉइंट वो भी इनफाइनाइट हो जाएगी, जो कि जिसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हमारे पास साई जो है वो या तो फाइनाइट हो या फिर जीरो हो, या तो पार्टिकल होगा या फिर नहीं होगा। तो ये हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है साई की। दूसरी बात कि साई मस्ट बी सिंगल वैल्यू। किसी भी एक पॉइंट पर साई की जो वैल्यू है वो सिंगल होनी चाहिए। अगर साई जो है वो किसी भी एक पॉइंट पर, पॉइंट स्टैंड्स फॉर किसी भी एक टाइम और पोजीशन पर साई की अगर दो वैल्यू हो रही है, तो इट मीन्स मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर की भी दो वैल्यू होंगी। अगर मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर की दो वैल्यू होगी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट एट एन गिवन इंस्टेंट वो भी दो हो जाएंगे। तो एक हमारे पास एक ही स्थान पर एक ही टाइम पर एक ही पार्टिकल दो बार कैसे मिलेगा, ये तो इट इज जस्ट रिडिकुलस। तो ये संभव नहीं है। तो ये भी हमारे पास इट मस्ट बी सिंगल वैल्यू। दूसरा, इट मस्ट बी कंटिन्यूस एंड हैव कंटिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है लिमिट एंड कंटिन्यूटी में कि हमारे पास कि कंटिन्यूस होना और लिमिट्स को कैसे डिटरमाइन कराता है, ये हमने सब पढ़ा है। आगे चल के भी हम देखेंगे। तो फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन वी नो दैट del 2 psi upon में del x2 must be finite। अगर हमें श्रोडिंगर इक्वेशन को देखना है तो del 2 psi upon में del x2 must be finite। So this can be so only if del psi upon में del x and psi have no discontinuity at any boundary where potential changes। तो इसका क्या वो है, जब हम अप्लाई करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन को डिफरेंट सिचुएशंस में, तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। बस अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट ये है कि साई मस्ट बी कंटिन्यूस एंड हैव ए कंटिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये अब इनसे हमारे पास ये जो प्रॉपर्टीज हैं साई की, इससे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक कंक्लूजन निकल कर आया है। वो कंक्लूजन ये है कि दीज रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्ड बाय साई हैज ग्रेट सिग्निफिकेंस when Schrodinger's equation in steady state form is solved for a given system to obtain psi। जब हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, जब उसको सॉल्व करते हैं फॉर ए गिवन सिस्टम टू ऑब्टेन साई, वी फाइंड दैट हमें क्या मिलता है, वी फाइंड दैट इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड ओनली फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो आप देखेंगे अभी हम जब आगे चल के देखेंगे कि इक्वेशन को हम सिर्फ सर्टेन वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम यानी एनर्जी की कुछ ही पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सॉल्व कर पाएंगे। तो चूंकि वो पर्टिकुलर वैल्यूज होंगी, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 10 एनर्जी क्वांटाइजेशन अपीयर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में एनर्जी क्वांटाइजेशन, देखिए क्वांटम मैकेनिक्स जो नाम जो पढ़ने जा रहा है वो इसलिए क्योंकि जो इक्वेशन सॉल्व हुई वो कुछ ही एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनर्जी के लिए सॉल्व हुई। तो यहाँ पे क्वांटाइजेशन अपीयर होने जा रहा है, और वो किस चीज का, एनर्जी का क्वांटाइजेशन। तो एनर्जी क्वांटाइजेशन, सो द एनर्जी क्वांटाइजेशन अपीयर्स in quantum mechanics as a natural feature of the solution of the wave equation। So the values of energy for which Schrodinger equation can be solved are called energy eigenvalues। तो इनको हम देखेंगे कि एनर्जी आइगन वैल्यूज कहलाई जाएंगी। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन था वो ये था कि श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो क्वांटाइजेशन की तरफ लीड करती है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी वेव फंक्शन साई की। जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो तब हम देखेंगे, परंतु अभी वेव फंक्शन साई को अप्लाई करने से पहले भी हम थोड़ी सी और उसके बारे में डिस्कस करेंगे, नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ वेव फंक्शन। इसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों को। हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, हमें अपने आप को मैथमेटिकली इक्विप्ड करना पड़ेगा। हमको अभी वेव फंक्शन के और भी कुछ प्रॉपर्टीज, नॉर्मलाइजेशन, ऑर्थोगोनैलिटी, वेव फंक्शन एंड ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करना होगा। तो उसके बाद हम लोग जो है श्रोडिंगर इक्वेशन को डिफरेंट सिस्टम्स के लिए सॉल्व करना शुरू कर देंगे।
सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलते हैं जल्द ही।